स्वागत है सभी छात्रों का आज की इस खास डीप डाइव क्लास में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम इस विषय की इतनी गहराई में जाएंगे कि परीक्षा के लिए आपका कोई भी सवाल न छूटे। बिल्कुल शांति और पूरे उत्साह के साथ बैठिए छात्रों। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आज की इस क्लास के बाद आपको सब कुछ यहीं क्लास में ही याद हो जाएगा, क्योंकि हम रटने के बजाय सीधा कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स पर फोकस करेंगे। एकदम सही कहा आपने। तो छात्रों, अपना पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित करें। चलिए बिना देरी किए पहले विषय की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आखिर प्रकाश क्या है? सरल भाषा में कहें तो प्रकाश वह कारक है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देखते हैं। और एक बड़ा ही दिलचस्प तथ्य है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। हाँ, और परीक्षा के नजरिए से कुछ पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात यानी वैक्यूम में होती है, और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अरे वाह, ये तो बहुत तेज है। बिल्कुल। एक ट्रिक याद रखिए छात्रों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, और ये एक प्रकार की ऊर्जा ही है। अरे हाँ, और अगर हम इतिहास में जाएं तो ओलाव्स रोमर का जिक्र जरूर आता है। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था। सोचिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। सही कहा। और एक तुलना जो छात्र अक्सर भूल जाते हैं वो ये है कि प्रकाश की चाल गैस में सबसे अधिक होती है, फिर द्रव में, और सबसे कम ठोस में होती है। अच्छा, इसे ध्वनि से भी जोड़ सकते हैं ना? एकदम सही। अगर आप इसे ध्वनि की चाल से तुलना करें ना, तो ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। इसलिए प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के बिल्कुल विपरीत है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अब बात करते हैं प्रकाश के स्रोत की। प्रकाश स्रोत मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। इसे हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोतों के सबसे अच्छे उदाहरण हैं सूर्य और तारे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है कि पृथ्वीवासियों के लिए सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, जो हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। और मानव निर्मित स्रोतों की बात करें, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन या दिया, तो यहाँ एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आता है। वो है ऊर्जा का रूपांतरण। मतलब प्रकाश बस ऐसी नहीं बन जाता। हाँ, और परीक्षा के लिए इसे स्पष्ट करना जरूरी है। देखिए, लालटेन या लैंप में जो तेल होता है ना, उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। और बिजली के बल्ब में? बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। ऊर्जा सिर्फ अपना रूप बदलती है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब छात्रों, एक सवाल, क्या हर चीज रोशनी देती है? यहीं से कॉन्सेप्ट आता है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं का। प्रदीप्त यानी ल्यूमिनस वस्तुएं, जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब या मोमबत्ती, जो खुद प्रकाश देती हैं। और अप्रदीप्त यानी नॉन लुमिनस वस्तुएं, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक या पौधे, जो खुद प्रकाश नहीं देते। बिल्कुल। और इसके बाद हमें किरण यानी रे को समझना होगा। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही किरण कहते हैं। और जब बहुत सारी किरणें मिल जाती हैं तो उसे किरण पुंज कहते हैं, मतलब बीम ऑफ लाइट। आसान शब्दों में किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। हाँ, और ये किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो चलिए इन तीनों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, मतलब डाइवर्जिंग। इसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हैं। इसे याद रखने की ट्रिक है अप मतलब दूर जाना। बहुत बढ़िया ट्रिक है। और दूसरा है समांतर, जहां किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे बहुत दूर से आने वाली प्रकाश को, जैसे सूर्य के प्रकाश को समांतर माना जाता है। और तीसरा है अभिसारी, जहां किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब इसमें किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है ना? बिल्कुल सही। अब छात्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा का टॉपिक उठाते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसे सरल भाषा में कैसे समझें?
जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उसे चारों ओर फैला देते हैं। बस इसी पूरी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम माध्यमों के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटेंगे। पहला है पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट। ये वो माध्यम है जिसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए, जैसे कांच, पानी और हवा। हाँ, और दूसरा है पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा छात्रों, क्योंकि इसमें अक्सर गलती होती है। हाँ, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, ये वो पदार्थ है जो प्रकाश के केवल एक छोटे से भाग को ही पार जाने देता है। इसके उदाहरण पीडीएफ से रट लीजिए: घिसा कांच, तेल लगा कागज, बलून का रबड़, आंख की पलक, दूध, घना धुआं, हल्के बादल और कुहासा। ये सारे उदाहरण बहुत जरूरी हैं। एकदम, इन्हें दिमाग में बैठा लीजिए। और अंत में आता है अपारदर्शी यानी ओपेक। ये वो पदार्थ हैं जो प्रकाश को बिल्कुल भी पार नहीं जाने देते, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट या मोटा गत्ता। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम इस अध्याय के सबसे मुख्य विषय पर आते हैं, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे एक गेंद के उदाहरण से समझिए। जैसे आप दीवार पर गेंद मारते हैं और वो वापस लौट आती है ना। ठीक वैसे ही प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को परावर्तन कहते हैं। बहुत ही आसान एनालॉजी है। और परीक्षा के लिए परावर्तन के 2 नियमों को रटना नहीं है, समझना है। पहला नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल I एंगल R के बराबर होगा। एकदम सही। और दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जिसे नॉर्मल कहते हैं, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। हाँ, और ये जो कोण बनते हैं ना, ये अभिलंब और किरणों के बीच बनते हैं। एक स्पेशल केस भी बता दूं, अगर किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, मतलब परपेंडिकुलर, तो वो बिना मुड़े उसी पथ पर वापस लौट जाती है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रतिबिंब यानी इमेज क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इसके तो 2 प्रकार होते हैं ना? हाँ, वास्तविक और आभासी, जिसे हम काल्पनिक भी कहते हैं। तो पहले वास्तविक प्रतिबिंब पर फोकस करते हैं। ये तब बनता है जब किरणें वास्तव में मिलती हैं, मतलब एक्चुअली मीट करती हैं। और परीक्षा के लिए इसके 2 गोल्डन रूल्स याद रखिए छात्रों। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा, ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, यानी इन्वर्टेड। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब आते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब पर। इसमें किरणें वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब ऐसा अपीयर होता है। इसके भी 2 मुख्य बिंदु हैं। पहला, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और दूसरा, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। सही कहा। अब थोड़ा समतल दर्पण की बनावट पर आते हैं। छात्रों, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल का नाम याद रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। हाँ, साधारण कांच पर इसी सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। और इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, इनफाइनाइट। बिल्कुल। और समतल दर्पण की विशेषताओं की शुरुआत करें तो पहला पॉइंट यही है कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और समतल दर्पण की बाकी विशेषताएं भी जान लेते हैं। इसमें आकार वस्तु के बराबर होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, और ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, जिसे लाइटरली इन्वर्टेड कहते हैं, मतलब आपका बायां हिस्सा दायां दिखता है। हाँ, और इसमें एक बात और जोड़ दूं कि प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। और सबसे खास बात, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होती है। बिल्कुल। तो समतल दर्पण के बाद अब गोलीय दर्पण की दुनिया में कदम रखते हैं। ये उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। इसके 2 प्रकार हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो चलिए गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण पदों को समझना शुरू करते हैं। पहला है ध्रुव यानी पोल। दर्पण के बिल्कुल मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P से दर्शाते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। बाकी पदों को भी बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। वक्रता केंद्र, जिसे C कहते हैं, यह उस गोले का केंद्र है
जिसका दर्पण एक भाग है। फिर है वक्रता त्रिज्या यानी आर, जो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। और प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है? ध्रुव से वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली सीधी रेखा। उसके बाद आती है फोकस दूरी, जिसे F कहते हैं। ये दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी है। अब आता है परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। छात्रों, जोर देकर इसे याद कर लीजिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अब अवतल दर्पण को समझते हैं। अवतल दर्पण वो है जिसके बाहरी सतह को रंजित किया जाता है, मतलब कोट किया जाता है। इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। पहली, ये किरणों को अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। दूसरी, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी नेगेटिव। तीसरी, यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। और चौथी, यह वस्तु से छोटा, बराबर और बड़ा तीनों आकार का प्रतिबिंब बना सकता है। और इसके उपयोग, अवतल दर्पण के दैनिक जीवन में उपयोग अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे गाड़ियों के हेडलाइट्स में, डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक, मुंह की जांच में, दाढ़ी बनाने में और सौर भट्टियों व टॉर्च में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब छात्रों को किरण आरेख बनाने के 4 आसान नियम समझाते हैं, ताकि चित्र बनाने में कभी गलती ना हो। हाँ, ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। बिल्कुल। पहला नियम, यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से जाएगी। दूसरा नियम, यदि किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। ये पहले वाले का ठीक उल्टा है। एकदम सही। और अगले 2 नियम मैं जोड़ देता हूं। तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र यानी C से आने वाली किरण वापस उसी दिशा में लौट जाती है। और चौथा नियम है, तो अब अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की स्थितियों का एक सारांश देख लेते हैं। ये 5 स्थितियों में वास्तविक और 1 स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, और आकार की बात करें तो अगर वस्तु C से पहले हो तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अगर वस्तु C के बाद हो यानी अनंत की ओर तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और अगर वस्तु बिल्कुल C पर हो तो प्रतिबिंब भी C पर और समान आकार का बनेगा। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम उत्तल दर्पण पर चर्चा शुरू करते हैं। इसकी भीतरी सतह रंजित होती है। यह किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। और इसकी विशेषताएं अवतल से बिल्कुल अलग हैं। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव। और सबसे बड़ी बात, ये हमेशा वस्तु का छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। तो इसके उपयोग क्या हो सकते हैं? सोचिए। किसी छोटे स्थान में ज्यादा जगह देखने के लिए, मतलब वाइड फील्ड ऑफ व्यू के लिए इसका उपयोग होता है। इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है गाड़ियों के साइड मिरर और स्ट्रीट लाइट। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, उत्तल दर्पण सदैव काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद नई चिन्ह परिपाटी का एक महत्वपूर्ण नियम है, जिसे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। हाँ, नियम यह है कि ध्रुव के सामने और नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि ध्रुव के पीछे और ऊपर की दूरी धनात्मक होती है। बिल्कुल। और हमारा अंतिम टॉपिक है आवर्धन, यानी मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसे m से दर्शाते हैं। हाँ, और स्लाइड में दिए गए विशिष्ट सूत्र को स्पष्ट कर दूं। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो, तो आवर्धन m बराबर h2/h1 होता है। मतलब सूत्र में प्रतिबिंब की ऊंचाई अंश में और वस्तु की ऊंचाई हर में होती है। बिल्कुल जैसा कि PDF में लिखा है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो छात्रों, आज की क्लास का एक क्विक रिकैप करते हैं। प्रकाश के गुणों से लेकर परावर्तन के नियमों और समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों के कॉन्सेप्ट्स को हमने गहराई से समझा। आप सभी के धैर्य और ध्यान की सच में सराहना करनी होगी। बिल्कुल। और जाने से पहले मैं छात्रों के लिए एक वैचारिक सवाल छोड़ना चाहती हूँ, जिस पर आप खुद सोच सकें। क्या सवाल है वो? जरा सोचिए छात्रों, अगर इस दुनिया में प्रकाश का परावर्तन और प्रकीर्णन पूरी तरह से खत्म हो जाए तो क्या हम दिन के उजाले में भी कुछ देख पाएंगे, या हमें सिर्फ प्रकाश का स्रोत जैसे सूरज या बल्ब ही दिखाई देगा
और बाकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। वे सच में एक बहुत ही रोमांचक विचार है। इस पर जरूर सोचिएगा। परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।